समायरा बारी बारी सबको देखती है और चंद शब्दों में कहती है, राजवीर रॉय। ये नाम सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और आरुष कहते हैं, कहीं ये वो OR बिल्ड ग्रुप के मालिक राजवीर रॉय तो नहीं ना। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और सबके चेहरे पर परेशानी और गहरी हो जाती है। और तभी बिहान गुस्से में कहता है, आखिर उनकी क्या दुश्मनी है हमसे जो वो ये सब कर रहे हैं। बिहान का गुस्सा देख तारुश उसे शांत होने को कहते हैं। बिहान शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा करने से हमारा ही नुकसान होगा। और फिर वो समायरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला ये सब के पीछे राजवीर रॉय का हाथ है। समायरा उनके पास आती है और कहती है, मैंने अपने कुछ रिसोर्सेज से पता लगाया है। तारुश बहुत परेशान हो जाते हैं और दिव्या जी की तरफ देखते हैं जिनके चेहरे पर एक अनजाना डर उभर आया था। और जब वो तारुश की ओर देखती हैं तो वो उन्हें आंखों से शांत रहने का इशारा करते हैं और दिव्या जी हाँ में सिर हिला देती हैं। वो सभी हॉल में ही थे। उनके घर के बाहर काले रंग की बहुत सारी कारें आकर रुकती हैं और बाहर खड़े मीडिया वाले उनकी तस्वीरें लेने लग जाते हैं। पर तभी पीछे की कारों से काले कपड़े पहने कुछ आदमी निकलते हैं और उन सभी को एक ओर कर देते हैं और उन सभी आदमियों के पास अपनी अपनी गन थी। तभी उन सब के बीच वाली कार का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी उससे बाहर निकलता है। उस आदमी ने काले रंग की ही 3 पीस सूट पहना रखा हुआ था और वो देखने से कोई बड़ा बिजनेस टाइकून लग रहा था। बाहर निकलते ही वो अपने कोट का बटन बंद करता है और आगे की ओर चल देता है। उसके बॉडीगार्ड्स ने उसके चारों तरफ एक घेरा बनाया हुआ था जिस कारण उसकी कोई भी तस्वीर लेना असंभव सा था। और वो आदमी उस सुरक्षा घेरे में आराम से चलते हुए सिंह मैंशन के अंदर की तरफ चल देता है। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नज़र जब उस आदमी पर पड़ती है तो वो सभी चौंक जाते हैं और हैरानी से उसकी ओर देखने लग जाते हैं। पर उनके ऐसा देखने से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से आगे बढ़ता है और खुद ही जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रख लेता है और अपने सामने मौजूद सिंह परिवार के लोगों को देखने लग जाता है। उसे देख बिहान आगे आता है और कहता है, जी आप कौन। इससे पहले कि वो आदमी कुछ कहता, तारुश आगे आते हैं और कहते हैं, राजवीर रॉय। राजवीर हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, शुक्र है आप अभी तक हमें भूले नहीं तारुश। वहीं बिहान को राजवीर को देख गुस्सा आ रहा था और वो उसे कुछ बोलने ही वाला था कि समायरा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कुछ भी ना बोलने का इशारा करती है और बिहान चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। राजवीर फिर मुस्कुराता है और तारुश की तरफ देखते हुए कहता है, अरे तारुश जी, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, अभी 1-2 दिन तक तो ये घर आपका ही है। तारुश उसके ठीक सामने जाकर बैठ जाते हैं और बिना किसी इधर उधर की बात किए मुद्दे पर आते हुए कहते हैं, आखिर आप चाहते क्या हो राजवीर, ये सब कर रहे हो। राजवीर आराम से सोफे पर अपनी पीठ टिका लेता है और कहता है, वो क्या है ना, कुछ पिछले हिसाब चुकाने बाकी हैं और मैं कोई मौका नहीं छोड़ता। इतना कहकर वो एक नज़र दिव्या जी को देखते हैं और फिर वापस से तारुश की ओर देखने लग जाते हैं। तारुश आराम से कहते हैं, आपको ये सब कर क्या मिल जाएगा, पुरानी बातें जितनी जल्दी भूल ही जाएं उतना अच्छा होता है। राजवीर हंस देते हैं और कहता है, हमें ये सब कर क्या मिल जाएगा तो सुनो, वो है तुम्हारी बर्बादी और हमारा सुकून। राजवीर ने इतना कहा ही था कि बिहान गुस्से में आगे आता है और राजवीर की शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो,
बिहान की इस हरकत पर राजवीर बिल्कुल शांत खड़ा था। इससे पहले कि बिहान आगे कुछ करता, राजवीर का एक बॉडीगार्ड आगे आता है जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था और बिहान को पकड़ उसे राजवीर से दूर करता है और उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है और बिहान इस वार को संभाल नहीं पाता और जमीन पर जाकर गिर जाता है। समायरा जल्दी से बिहान के पास आती है और उसे उठाते हुए गुस्से से राजवीर को घूरती है। राजवीर उस बॉडीगार्ड को डांटने लग जाता है और कहता है, ये क्या हरकत थी? अरे बच्चा था, गुस्सा आ गया। तुम्हें उसे ऐसे मारना नहीं चाहिए था। चलो जल्दी से सॉरी कहो उसे। राजवीर के इतना कहते ही वो बॉडीगार्ड अपनी जगह पर खड़ा रहता है और कहता है, सॉरी। राजवीर उसे देखते हुए कहता है, ये हुई ना बात। और फिर वो बिहान की ओर पलट जाता है और उसके चेहरे पर पड़ चुके मुक्के के निशान को देखते हुए शांत आवाज में कहता है, बेटा, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और अभी तो यहाँ पर मैं था इसलिए कुछ कहा नहीं। अगर कोई और होता तो अब तक तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ चुका होता और तुम्हें कहीं फिकवा भी चुका होता। आगे से ध्यान रखना। विहान उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और वहीं राजवीर तारुश की ओर पलटता है और कहता है, वैसे आपके पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, शायद अंदर होंगे। मैं उनसे खुद ही जाकर मिल लेता हूँ। इतना कहकर राजवीर खुद ही सर्वेंट से उनके कमरे का पूछ उनसे मिलने चला जाता है। वहीं किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये राजवीर सबसे इतना नॉर्मल होकर कैसे बातें कर रहा था। वहीं समायरा मन ही मन खुद से कहती है, ये लोग कौन सी पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे? मुझे पता तो करना ही होगा। शायद यही वो वजह है जिसके कारण आज ये आदमी ये सब कर रहा है। तभी राजवीर दादाजी के कमरे से बाहर निकलता है और बाहर आकर सबसे कहता है, अच्छा तो अभी मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतना कहकर राजवीर वहां से जाने के लिए निकल जाता है और बाहर आते ही उसके बॉडीगार्ड पहले जैसा ही उसके चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं और फिर वो अपनी महंगी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। वही सिंह मैंशन के अंदर तारुश परेशान से सोफे पर बैठे थे और उनके बगल में दिव्या बैठी थी। तभी आरुष उनसे कहते हैं, अब हम क्या करेंगे भैया? अगर जल्दी ही कुछ ना किया तो 2 दिन बाद हमारा ये घर, ऑफिस सब नीलाम हो जाएगा। तारुश परेशान से आवाज में कहते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? तभी समायरा उनसे कहती है, अगर हम उन्हें उनकी क्लेम की गई रकम लौटा दें तो हम इन सब से बच सकते हैं ना। तारुश उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, हम बच तो सकते हैं पर इतनी बड़ी रकम? समायरा जो पलक झपकते ही हमारे सामने आ जाए और हम जाकर उन्हें लौटा दें, ऐसा तो है नहीं ना। समायरा उनकी बात सुन चुप कर जाती है और फिर कुछ सोचने के बाद कहती है, पापा, अगर हम उन्हें जमा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी इसी का अफसोस मनाते हुए निकाल देंगे कि हमने कुछ किया क्यों नहीं। बिहान उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहता है, हाँ पापा और चाचू, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। तारुश सबके चेहरों की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, हमारे जितने भी लोगों से बिजनेस रिलेशन है सबसे बात करो, कोई तो हमारी मदद कर ही देगा इस मुश्किल समय में। आरुष हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर फ़ोन लेकर सोफे के एक ओर बैठ जाते हैं और किसी को फ़ोन लगाकर उनसे बात करने लगते हैं। समायरा भी अपने कॉन्टैक्ट से बात करती है ताकि इस मुश्किल का कोई तो हल निकाल सके। काफ़ी समय निकल जाता है और तभी आरुष अपना फ़ोन सोफे पर फेंकते हुए कहता है, देखा भैया, इस मुश्किल दौर में कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं। जिसे भी फ़ोन करते हैं सब पहले ही कह देते हैं हम आपकी मदद नहीं कर सकते। समायरा भी एक और मायूस सी खड़ी थी क्योंकि वो भी जिस किसी को भी फ़ोन कर रही थी वो या तो बात सुनने से पहले ही फ़ोन काट देते थे और जो सुनते थे वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। तारुश हंसते हैं और कहते हैं, आरुष, यही तो समय होता है जब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया।